बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों का टेम्परेचर वो कहते हैं बड़ा जनाब शदीद है, बड़ी शिद्दत है उसमें, और जो पारा है वो आखिरी हदों को छू रहा है। दोनों शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की। और जो कहते हैं कि पारा इस हद तक हाई हो गया हुआ है कि वो जो थर्मामीटर होता है जो माप टेम्परेचर मापने के लिए वो भी फट फुट सकता है। इस तरह की बातें हो रही हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब हाई अलर्ट रावलपिंडी में, और फिर साथ इस्लामाबाद में भी हल्की फुल्की कोई बात। और खान साहब कुछ ऐसी हरकतें करने जा रहे हैं जिससे जमहूरियत मुझे तो ख़तरे में लग रही है। और उन्होंने पिछले भी लाग में मैंने अर्ज़ किया था कि ये को बैठ के को बदतमीज़ी करते हैं, बुरा भला कहते हैं कुछ लोगों को, अहम शख्सियात को, अस्करी शख्सियात को, तो वो रिपोर्ट ज़ाहिर पहुँच जाती है उन तक। और ये अब ये बात सुनने में आई है, एक रिपोर्ट मुझ तक पहुँची है कि खान साहब ने किसी जगह कहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ नहीं हूँ कि आर्मी चीफ़ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ तैनात करूँ और फिर उस पर अमल दरामद न करवा सकूँ। इस तरह की सूरत हाल चल रही है वहाँ। ये 2, 4, 5 दिन बड़े अहम हो गए हैं। और फिर जो मुक़्तदरा हैं भाई लोग, अब भाई लोग कहते हुए भी 2 आ जाते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में जब हम मुक़्तदरा कहते थे माजी में, तो उससे मुराद यही होती थी कि आप जो भी हसास अदारों के और आर्मी के, ख़ास तौर पर बर्री फ़ौज के जो सरबराह वगैरह और वो, और दूसरी तरफ ISI, तो समझा जाता था कि जब मुक़्तदरा की बात की जाती है तो ये 2। अब जब हम मुक़्तदरा की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो फिर उसके आगे 2 अदारों की अलग अलग समझ नहीं आती। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये पहली दफ़ा हुआ है, तो अब अगर मुक़्तदरा कहें तो उससे आप क्या मुराद लेते हैं। मैं जब मुक़्तदरा का जिक्र करता हूँ तो मेरी मुराद तो वो GHQ होता है, उसमें ISI का तो हेडक्वार्टर कहीं और है, तो ISI उससे मुराद नहीं होती। ISI के जो मौजूदा चीफ़ हैं और इमरान खान साहब हैं, उनकी बड़ी गाड़ी छिन रही है। जो खान साहब ने बात की है उससे मिलती जुलती बात कुछ वहाँ से भी सुनने में आई है। और फिर उस्मान बज़दार की बात मैंने की है कि उन्होंने आखिरी वार्निंग दे दी है कि जनाब इनको हटाएं। उसके लिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर, आज जो डॉलर है ये 172 रुपये और 76 पैसे यहाँ तक पहुँच गया है, ये नीचे नहीं आ रहा। ये वाक़तन तलब और रसद वाला फार्मूला है और आज़ादाना ये सारी कीमतों का जो तयन शेन हो रहा है, या कोई इसमें साजिश है। ये साजिश तो नहीं है। देखना, ये सीधी सी बात है। ये कहते हैं हमेशा से कि जनाब तलब और रसद के फार्मूले के तहत ये तयन होता है ओपन मार्केट में, और फिर बैंक रेट अलग होते हैं, वो थोड़ा सा फ़र्क होता है चंद पैसों का, 1 आध रुपये का। तो ये तो उससे हम करते हैं इसका तयन कीमत का। वो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब कुछ हफ्ते पहले जब ये वापस आए हैं, मेरे ख्याल 20 अक्टूबर के राउंड अबाउट, जब 20 अक्टूबर के 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जब ये सऊदी अरब से वापस आए हैं इमरान खान साहब, तो सऊदी अरब ने यहाँ कहा था कि जनाब 3 अरब नकद हम देंगे और 1 अरब का वो आधार पेट्रोल देना था उन्होंने। तो 2 दिनों में 3 से 4 रुपए सिर्फ एक बयान से डॉलर की कीमत पाकिस्तान में गिरी थी, और वो पैसे अभी तक नहीं मिले। सिर्फ बयान से ही वो डॉलर की कीमत गिर गई थी। और वो तो अभी तक वो जो रॉयल कोर्ट है उसकी मंजूरी का इंतज़ार हो रहा है। रॉयल कोर्ट मंजूरी देगी, फिर वो साइन होंगे दोनों ममालिक के, जो भी उनका एक तरीक़ाकार, फिर वो 3 अरब मिलेंगे। और अगर 3 अरब मिलने से 3 दिन, ये बड़ा अहम सवाल एक दोस्त ने भी उठाया कि 3 अरब मिलने से 4 रुपये डॉलर की कीमत गिर सकती है और वो 1 हफ़्ता रहती है, तो इसका मतलब हर हफ्ते में 3 अरब डॉलर चाहिए होंगे। ये एक सवाल पैदा होता है। तो अगर तलब और रसद वाला मामला देखें, असल में ये हुकूमत की नालायकियाँ
और नाहली है। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ आप रेट अपना ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो चेक कर लें कितने थे। 2012 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर टोटल 6 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर वो कहते हैं दिवालिया होने के करीब। और फिर फरवरी 2013 का जो रिकॉर्ड बता रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 3 अरब डॉलर और सम करोड़ 5 करोड़ या इस तरह इतने थे। और फिर 2016 में 24 अरब डॉलर जो है वो ज़र मुबादला के पाकिस्तान में ज़खायर थे। और फिर जनाब ये इनके दौर में ये कह रहे हैं कि जनाब 24 अरब डॉलर जो है वो नवंबर में थे, और फिर थोड़े से उसमें अभी 24 अरब डॉलर नवंबर में, इस माह 5 नवंबर तक। वो कहते हैं कि इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं। अगर इतने पैसे हैं और आप पिछले साल तो आपकी जो इंपोर्ट थी, दरामद थी, वो थी 35 अरब डॉलर, और इस साल जो इंपोर्ट है अब तक हो चुकी है, अभी 2 माह रहते हैं, तो वो 35 अरब डॉलर की दरामदात पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि दरामदात की वजह से भी मामला कुछ गड़बड़ हो रहे होंगे, डॉलर बाहर जा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ये एक साजिश के तहत डॉलर जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अगर सागडार, वो कहते हैं सागडार वाला मसनूई था, वो मसनूई जब था उस वक्त उनके दौर में 90 रुपये डॉलर की कीमत थी। बाद में निगरान आए तो 124 तक चल गई, पहले वो 108 तक भी गई जब शेख रशीद ने चैलेंज किया सागडार को कि नीचे ला के दिखाओ, तो वो तो फौरी तौर पे एक्शन में आता था, और फिर उन्हें ला के दिखाई वापस 100 से नीचे। 124 निगरान दौर में हो गई। निगरान दौर ने तो कोई वो जैक नहीं लगाया हुआ था ना सागडार वाला, फिर 124 125 30 पर रुकी रहती। ये अब जो जिन्होंने कंट्रोल करना है स्टेट बैंक वालों ने, वो रज़ा बाकर साहब हैं, वो पता नहीं किस जमात से हैं, वो बहरहाल IMF के नुमाइंदे हैं। वो किसी ने बड़ी दूर की कोड़ी एक साहब लाए हैं कि जब तक ये एक रिपोर्ट का जिक्र मैंने किया था एक अखबार का कि IMF को टूल के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और IMF की जो शराइत हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने पैसे देने होते हैं तो वो पहले बंदोबस्त करते हैं उसकी वापसी का भी, तो वो जो उनकी जब तक शराइत नहीं मानेंगे, और IMF के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में, जो स्टेट बैंक के सरबराह हैं इस वक्त रज़ा बाकर साहब, जिनका मैंने कहा मुझे पता नहीं किस जमात के हैं, वो पता नहीं, अब उसको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, बात को लेके जाना चाहिए, वो PTI के तो नहीं है, लेकिन समझ आ गई आपको। तो वो रज़ा बाकर साहब जो हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, वो फिर ज़ाहिर डॉलर शालर ये वो जो भी मामलात होने हैं ये इसी तरह चलना है, बेड़ा गर्क होना है। एक तो नाहली हुकूमत की, दूसरी जो चीज़ें हैं ऐसे लोगों के हाथ में दे दी हैं जिनकी हुब्बुल वतनी पे भी लोग जो है सवाल उठा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और जज्बा हो कोई, तो फिर ये कुछ ना कुछ तो करें ना कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं हो रहा। और आसमान बाज़ार वाली बात जो है वो ये है कि वो उनको जो मैंने कहा है मुक़र्रा को उन्होंने आखिरी मौका दिया है कि बाज़ार साहब से कहें घर चले जाएं। सारा बेड़ा गर्क सबसे बड़े सूबे का, जो आबादी के लिहाज से भी वसाइल के लिहाज से भी एक बड़ा सूबा है, उसका बेड़ा गर्क करने में उस्मान बज़दार साहब का बड़ा किरदार है। और उस्मान बज़दार साहब के पीछे जो तवीज़ काम करते हैं वो भी कुछ ठीक नहीं। देखना 11-11-11 वो फिगर तवीज़ वाला अड़ा दिया ना हालात ने। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था, तो वहाँ से भागना पड़ा ना, वो फिगर तो गलत हो गए 11-11-11। तो इस तरह वो उस्मान बज़दार साहब वाले वो जो फिगर हैं उनको भी वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। कोई लीगल वे भी हो सकता है, और फिर वो जो काफ लीग है उसका जो इस्तेमाल है
पंजाब में तब्दीली के लिए, वो आप उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, जो उनकी जो कोर कमेटी कह लें आप, उनका जो इजलास जुलूस हुआ है, उसमें उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार की वो लिते लिए। और वो अब देखें वो खान साहब क्या करते हैं। खान साहब कुछ और बढ़ के मार रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। और उनकी ये बात पहुंची है मुख्तरा तक। मुख्तरा से मुराद, मैं आप फिर कह रहा हूँ, रावलपिंडी आप पारा नहीं इससे मुराद। तो वहाँ खान साहब ने कुछ बात की ऐसी कि जनाब अगर मैं ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाता आर्मी चीफ, तो फिर वो रास्ते में न रहते, वो चार्ज संभाल लेते। और इसी तरह की बातें जो मौजूदा हालात में दूसरी तरफ से भी की जा रही हैं कि मैं कुछ ज़ियाउद्दीन भट्ट थोड़ा हूँ, पता नहीं किसने कहा है। बहरहाल ये बात जो है वो अब बाहर आ गई है। और फिर जो मैंने बात की है कि रेड अलर्ट या बहुत ज़्यादा अलर्ट, खबर ये है कि MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसके तमाम अफसर जो हैं वो वापस रावलपिंडी इस्लामाबाद वो में बुला लिए गए हैं और उनके ख़ास ड्यूटी लगा दी गई है। और फिर जो TTP वाला मामला है, उसमें भी दोनों जो इस्लामाबाद आपारा और रावलपिंडी के दरमियान कुछ थोड़ा सा है। अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि TTP उसी तरह जो है वो उसके साथ मामला ठीक ना हो, को फायरिंग शायरिंग दहशतगर्दी के छोटे मोटे वाक़यात होते रहे, ताकि अमेरिका को खित्ते में मुदाखलत का जवास मिलता रहे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन हो जाए। इस तरह की बात हो रही है। और फिर वो इस पे भी मैंने बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई, वो जजेस पर मैं थोड़ा बहुत उनका जिक्र मैंने कर दिया था कि क्या जिक्र हुआ, वो क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन किसका लगाया हुआ है, किसको किसने तबकी दी और किसने किसको आशीर्वाद दिया। इस पे तो खैर बात हो जाएगी, हो चुकी है पहले। अब इसमें थोड़ा सा अब जो इशू बना हुआ है वो ये है कि जो इमरान खान के करीब लोग हैं, उनके हवाले से कुछ तफज़ात बढ़ते जा रहे हैं रावलपिंडी के। वो कहते हैं कि जनाब उनको अगर बाजवा साहब पे बड़ा प्रेशर है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर बुला के रिज़ाइन ले लें। इस तरह की बात सुनने में आ रही है। और वो वहाँ जो मैंने अर्ज़ किया कि रावलपिंडी की सूरत हाल, तो उन्होंने अपने वो सब कुछ मजबूत तो बड़ा करके रखा हुआ है, तनाबें तो बड़ी खींच दी हैं जनरल बाजवा साहब ने। कुछ अर्सा पहले रावलपिंडी में एक इंतहाई प्रोफेशनल जो जर्नैल हैं, उनको रावलपिंडी कोर में तैनात किया गया, जिनके बारे में ये आर्मी में ये है कि वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा आदमी है। और फिर 111 ब्रिगेड में भी जो तैनातियाँ हैं, वो ज़ाहिर है जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई फसूड़ी पड़ती है, तब तो फिर 111 ब्रिगेड वालों को ही कहना पड़ता है ना कि भाई जनाब आप आएँ और ये करें। और कोई GHQ की बटालियन है 408। अब मुझे इनका बटालियन का पता नहीं है। बहरहाल वो पता चला कि कोई बटालियन है 408, तो वो MI की बटालियन है, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की। उनकी कोई ड्यूटियाँ हैं। और 111 ये कहते हैं इंटेलिजेंस जो है ना MI वाले, ये GHQ की जो मैंने बटालियन बताया अलग है। वो कोई डेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने, डिटैचमेंट पता नहीं क्या इस तरह का वही फिगर है। मुझे तो डिटैचमेंट और उसका नहीं पता, मैं तो समझता डिटैचमेंट शायद लातल की और ये, लेकिन वो कोई डेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। अब जो समझने वाले वो समझ रहे होंगे। तो वो 10 कोर जो है रावलपिंडी वाली, जिसको कोर कहते हैं, उसके भी मुख्तलिफ बटालियन डिवीज़न हर जगह पे MI के अलग अलग यूनिट होते हैं। और फिर वो ब्रिगेड के 10 ब्रिगेड अपना यूनिट होता है। ये सारे जो तमाम अफसरान हैं वो वो रावलपिंडी वापस बुला लिए गए हैं। और उन्हें कुछ ख़ास लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। और वो लम्हा बिलम्हा यानी 24 घंटे चौकस अलर्ट, रेड अलर्ट, ऐसी
कोई सूरत हाल है, तो ज़ाहिर है फिर वो इस्लामाबाद के अंदर से भी कोई रिपोर्टें बाहर आ रही होंगी। फिर ISI में भी जो काउंटर इंटेलिजेंस के जो अफसरान हैं, वो बाजवा साहब ने बाद में उनकी तैनातियाँ की थी। ये बड़ा क्रूशल सा अफवाहें हैं, अल्लाह करे खैर खैरियत से ये मामला निकल जाए। 19-20 तक जो है मामला वो काफ़ी गंभीर वो होता हुआ बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। और ख़ान साहब जो है अपनी वो बाज नहीं आ रहे, वो फिर अपनी उन्हीं चक्रों में हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि जनाब उन्हें मनमानी का मौका मिले। वो कहते हैं कि साड़ी बिली तो सानू ही में आऊँ, और वो ऐसा कोई इशू वहाँ है। और अब जो वो मैंने बुलाया कि जो MI वाले हैं तमाम लोग जो हैं वो वापस रावलपिंडी बुला लिए गए हैं, ये मुबैना तौर पर मुझे बताया गया है। और मैंने कहा ना डेट का लफ्ज़, डिटैचमेंट, पता नहीं क्या, DET, इस तरह के लफ्ज़ शफ्ज़ उनके अपनी होते हैं। वो मैं वो किसी दिन बैठ के समझूंगा किसी से, किसी पुराने जर्नैल करनैल से कि ये क्या होता है। लेकिन उसका जो मुझे समझ यही आई है कि जनाब उनको इलाकों से जो दीगर जहाँ वो तैनात हैं वहाँ से बुला के वहाँ एक ख़ास ड्यूटी दे दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो ISI है ये बहुत मजबूत है, इनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं ISI के, और इनके मुकाबले में MI के जो वसाइल हैं वो उस तरह नहीं हैं, क्योंकि वो फ़ोनों की टेप और ये और सारे मामला जो हैं उनको ISI वाले ही देखते थे। बगिंग शेगिंग प्लांट इनका, जिसको इमरान खान साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरे फ़ोन भी टेप होते हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि जनाब मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं कोई घपले नहीं करता, कोई गड़बड़ नहीं करते। वो घपले नहीं करते, वो कोई बाकी दीगर कोई हमकाना इक़दाम हो जाए तो उसकी अलग बात है। मुल्क का तो हो रहा है बेड़ा गर्क इनकी नाहली से, इनके गलत फ़ैसलों से। और फिर अब देखें अल्लाह ताला जो पारा है थर्मामीटर टूटने से पहले अगर नीचे आ जाता है तो फिर कोई भलाई होगी। और बाकी फिर वो दूसरे काम तो तैयार ही हैं, और काम भी तैयार है। वो 20 तारीख से पहले खान साहब कुछ करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के ज़रिए, और पार्लियामेंट में वो बिल्लों छिल्लों वाला मामला तो इनके जाएगा ख़िलाफ़। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं यार थोड़ा सा ना, अब मैं इसको उस तरीके से खुलखला के बयान नहीं कर पा रहा जिस तरीके से वो बयान होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं, आपको सारे मामले की समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा जब बचने का रास्ता रखना चाहिए था यार, हालात बड़े ख़राब ने उधर भी दोनों पासे। तो इधरों बच गए तो इधर फस सकता बंदा, इधरों फस सकता उधर फस सकता। तो 20 तारीख तक थोड़ी देख लीए, 20 तारीख ਨੂੰ डिकोड होणगे, जिदा 20 तारीख तो पहलों हालात बहरहाल गंभीर हैं। आसमान बजदार ख़तरे में है। अगर आसमान बजदार 20 से पहले या आइंदा 1-2 दिन में रज़ाइन जुन कर गए, घर चले गए, फिर समझेंगे टेम्परेचर आ रहा है नीचे। अगर बजदार साहब इसी तरह वो 111111 के हिसाब से वो अपना तवीज़ और गंडों के ज़रिए या रूहानियत या पीरी मुरीदी उसके ज़रिए हुकूमत करते रहे, तो फिर मुझे लग रहा है कि पारा जो है, जैसे वो 111111 वाली बात मैंने की थी कि 11 नवंबर यानी 11वां महीना 11 तारीख तो 11 बजे दिन जड़ा इजलास बुलाया सी वो तितर पितर हो गया, बल्कि तितर पितर की उल्टा पै गया। अतादी खुल के सामने आ गए, तनकीद खुल कर होने लग गई। तो इसी तरह ये भी कोई मामला जो है मुझे लगता है कि खुल जाएगा, कुछ ज़्यादा गर्म हो जाएगा मामला। तो फिर वो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब कुछ लोग ये चाहते हैं इस्लामाबाद में ही कोई आपरा से बनी गाला तक कोई मामला जो चल रहे हैं कि जनाब वो हमें चाइना की बजाय अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, इस तरह की बात। ये तो मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कही थी कि हमारी फ़ौज और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इनका तो कोई राब्ता शाब्ता चाइना के साथ नहीं। अमेरिका और यूरोप में पढ़ के आते हैं ये। और फिर मौजें जो होती हैं ना, मौजें तो फिर अमेरिका और यूरोप में ही होती हैं। नेशनलिटी मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है,
चाइना में तो बंदा जाएगा वीज़ा लेके और फिर वापस आ जाएगा। वहाँ तो वो याशी नहीं हो सकती, ना ही वहाँ पैसे पाए जा सकते हैं, ना ही वहाँ जायदादें बनाई जा सकती हैं। इसलिए वो जो खाने पीने वाला मामला होता है, खाओ यार, वो तो फिर अमेरिका की तरफ ही उनका होता है, अपना झुकाव या यूरोप की तरफ, क्योंकि वहाँ उनके इफ्ज़ाना अच्छा मिल जाता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे लिए कीजिएगा दुआ। और यार इसको मुझे बार बार कहते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब के सब्सक्राइब का कह दिया करें, वो मुझे भूल जाता है। तो अगर आपने आखिर तक सुना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।